एपिसोड 284। आधे घंटे बाद भी कोई खबर नहीं आई थी। इसका मतलब था मामला दबा दिया गया था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि बात पुलिस तक नहीं पहुंची थी। ये एक बड़े होटल की साख का मामला था, इसलिए खामोश कार्रवाई का भी इम्कान था। इस सूरत में पुलिस बहरहाल तफ्तीश करती और यहाँ आने का भी बहुत ज्यादा इम्कान था। 1 बज रहा था। कुछ देर बाद शीला ने खाना लगने की इत्तला दी। वो तकरीबन 15 बरस की सेहतमंद और मुनासिब शक्ल सूरत वाली लड़की थी। मैं होशियार सिंह कैमरा ड्राइंग रूम के साथ मौजूद लाउंज में आया। किचन भी यहीं पर था। सुमीत ने खाना खुद बनाया था। क्योंकि वो सब्जी खोर भी थे, इसलिए खदशा नहीं था कि कोई गलत चीज शामिल होगी। खाने में मटर पुलाव और रोटी के साथ भाजी थी। कई तरह के अचार और चटनियां भी थी। शीला खाना लगा रही थी। मुझे बच्चे नजर नहीं आए। मैंने उनके बारे में पूछा तो सुमीत बोली, वो अपने दादा के यहाँ गए हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं। ये भी अच्छा ही था कि बच्चे यहाँ नहीं थे, वरना बच्चे अंदर की खबरें बाहर सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं। खाना खामोशी से खाया गया। फिर सुमीत ने कहा, भाजी आप और भरजाई आराम करें, आज गर्मी बहुत है, शाम को जमीन पर चलेंगे। खाने के बाद लस्सी के ग्लास ने सोने पर सुहागा का काम किया। सादी की आंखें बोझल हो रही थी। मैंने उससे कहा, तुम आराम करो, मैं जरा होशियार से गपशप करूंगा। उसका ख्याल था कि मैं उसकी जान छोड़ दूंगा, इसलिए मेरी बात पर होशियार को मायूसी हुई। सादिया खड़ी हो गई। सुमीत ने हमारे लिए कमरा सेट कर दिया। मैं और होशियार वापस ड्राइंग रूम में आ गए। उसने टीवी ऑन कर दिया। वो मुझसे बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम मुझे अपने सामने रखना चाहते हो। इसके बजाय तुम ये कह सकते हो कि मैं पूरी तरह होशियार रहना चाहता हूँ। यहाँ पुलिस आ सकती है और इस सूरत में मुझे अपना बचाव करना होगा। तुम्हें पुलिस से कोई खतरा है? उसने मुझे गौर से देखा। मैं मतलूब तो नहीं हूँ, लेकिन बाज वजूहात की बिना पर पुलिस के हाथ आना भी पसंद नहीं करूंगा। अगर वो यहाँ आए तो लाजमी बात है तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ले जाएंगे। इस सूरत में तुम्हारा यहाँ रुकना खतरनाक भी हो सकता है। उसने गोया मुझे डराने की कोशिश की। हो सकता है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने वाला आदमी हूँ। होशियार सिंह होशियार आदमी था। वो आम शख्स था, इसलिए हंगामी सूरत हाल में बदहवास हो गया था। उसके हाथों एक औरत मारी गई थी। फिर वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर में भी आ रहा था। मैंने उसे दोनों चक्करों से निकाल दिया था, मगर यह काम मैंने फी सबीलिल्लाह नहीं किया था। उसमें मेरा मफाद था। मुझे इस सरजमीन पर एक ठिकाने की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया था। इत्तेफाक की बात है कि यह सरहद के बिल्कुल पास था और अब वसीम भी दूसरी तरफ आ गया था, इसलिए हमारा यहाँ रुकना और भी जरूरी था। होशियार ये बात नहीं जानता था, ताहम वो इतना जरूर समझ रहा था कि हम किसी मकसद के तहत उसके पास रुके हैं। फिलहाल उसे बेखबर रखना जरूरी था। अगर वो जान जाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुमकिन है उसकी हुब्बुल वतनी की रग फड़क जाती और वो तमाम खतरात को पसे पुश डालकर मेरी बेखनी पर तुल जाता। इसलिए मैं उसे धमकाने के साथ साथ नरमी से बात कर रहा था और उसे यकीन दिला रहा था कि मैं उसके लिए खतरा नहीं हूँ। पर वो मुतमईन नहीं था और मैं चाहता भी यही था कि वो मेरी तरफ से टेंशन में रहे, मगर यह टेंशन इतनी ना बढ़े कि वो कोई कदम उठाने पर तुल जाए। मैंने मोबाइल को वाइब्रेट पर कर लिया था, बाकी 2 मोबाइल ऑफ कर दिए। अगर वसीम मुझे कॉल करता तो मैं नहीं चाहता था कि होशियार को इसका पता चले। मैंने कहा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। अगर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया भी तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। तुम कह सकते हो कि तुम सिर्फ इस होटल में रुके ही नहीं थे, पर वहां कई लोगों ने मुझे देखा है। तुम खाने पीने के लिए भी वहां जा सकते हो। मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानते हो पुलिस किस तरह पूछती है। इंसान पर मुश्किलें आती हैं, उसे उनका मुकाबला करना चाहिए। हाथ पांव छोड़ देना किसी मसले का हल नहीं होता। मैं जानता हूं, पर मैं बुज़दिल आदमी हूं। अगर तुम बुज़दिल होते तो ये सब ना करते। आदमी सबसे ज्यादा अपनी बीवी से डरता है। सुमीत से तो मेरी जान जाती है। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे लात मार कर यहां से निकाल देगी। ये सब कुछ उसका है। हाँ, उसका और उसके बाद बच्चों का। मैं मरते दम तक इन लोगों के लिए बस काम करता रहूंगा। हर आदमी अपनी बीवी बच्चों के लिए काम करता है। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अपना काम करे हो, किसी की नौकरी नहीं। मुझे तो लगता है सुमीत ने सब कुछ तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है। ये तो है। वो किसी कदर शर्मिंदगी से बोला। उसने आज तक पलट कर हिसाब नहीं मांगा कि कितना कमाया और कहाँ खर्च किया। इसलिए मेरा मशवरा है सरदार जी, अब इन चक्करों से गुरेज करो। ये यकीनन तुम्हारे बीवी बच्चों की दुआएं थी जो मैं वहां पहुंच गया, वरना तुम इस समय हवालात में होते या फिर उन सफाक ब्लैक मिररों के चुंगल में जो बिलाखिर तुम्हारे खून का आखिरी कतरा तक चूस जाते। तुम ठीक कहते हो। मैं वचन देता हूँ। वचन मत दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगर कोई वचन देना है तो खुद को दो। वो सारे लाते हुए खड़ा हो गया। मैं जरा आराम कर लूँ, रात से जागा हूँ और अब मेरा सर भारी हो रहा है। बिल्कुल करो, मगर कोई अहमकाना हरकत मत करना जो तुम्हारा आराम हमेशा के लिए गारत कर दे। उसने कहा था, किसी चीज की जरूरत हो तो शीला को आवाज दे लूं। मैं सोफे पर लेट गया। रात चंद घंटे की बेख्वाब नींद ने मुझे किसी हद तक ताजा दम कर दिया था। मैंने पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। आने वाले कठिन मरहले से पहले हमारे लिए आराम का यह वक्फा गनीमत था। आधे घंटे बाद मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैंने सोचा वसीम की कॉल होगी, मगर कॉल मकामी नंबर से थी। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से मिनमिनाती आवाज आई, तुम कौन हो? ये मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आया? ये वही था जिसकी नाक को मैंने अफसोसनाक बना दिया था। मैं वही हूं और अब ये मोबाइल मेरे पास रहेगा। उल्लू के पट्टे, देख लेंगे तुझे, पाताल से भी तलाश कर लेंगे। जरूर,
मगर तुम्हें इसकी जहमत नहीं करना पड़ेगी। जल्द मैं तुम लोगों से खुद रब्ता करूंगा। अब मैं तुम्हारा बाप हूं, वो तमाम स्टफ मेरे पास है। वो एक लम्हे को चुप हुआ, फिर बोला, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे पास उसकी कॉपियां हैं। हाँ, लेकिन एक चीज की कॉपी नहीं होगी। तुम्हें मालूम है जब तुम तीनों बेहोश हुए तो मैंने क्या किया था? क्या किया था तूने? वहां एक अदद लाश थी और मैंने बारी बारी तुम तीनों के साथ उसकी तस्वीरें ली हैं। तुम लोगों ने वो लाश यकीनन ठिकाने लगा दी होगी, लेकिन ये तस्वीरें भी काफी हैं। पुलिस खुद पता कर लेगी कि लाश कहाँ है। तुम झूठ बोल रहे हो। सच्चाई के साथ मैं जल्द खुद राब्ता करूंगा। इस मोबाइल को भूल जाओ और नंबर बंद कराने की कोशिश मत करना, वरना वो तस्वीर पुलिस तक पहुंच जाएंगी। मैंने लाइन काट दी। यह ख्याल गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में आया था। मुझे यकीन है उसकी हालत गैर हो गई होगी। ये मोबाइल मेरे लिए अशा ज़रूरी थे। कुछ देर के बाद मैंने उसी नंबर पर कॉल की। वेटर ने कॉल रिसीव की। अब क्या है? तमीज़ से बात करो। लाश का क्या किया? मैंने घुरा कर पूछा। ठिकाने लगा दी है, अब उसे कोई तलाश नहीं कर सकता। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने कॉल काट दी। अब मुझे इत्मीनान हो गया था कि लाश गायब थी और पुलिस उसके कातिल को तलाश नहीं। अब मुझे इत्मीनान हो गया था कि लाश गायब थी और पुलिस को उसके कातिल की तलाश नहीं थी। यानी पुलिस का होशियार सिंह के घर आने का इम्कान ना होने के बराबर था। कुछ देर के बाद मैंने शीला को आवाज़ दी। वो फौरन आ गई। जी सरकार। मुझे कमरा दिखाओ। वो मुझे सादी वाले कमरे तक लाई। दस्तक के जवाब में अंदर से सादी ने कहा, आ जाओ। मैं अंदर आया तो वो आराम कर रही थी। उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि जगह मिल गई, दर दर भटकना नहीं पड़ा। हाँ वाकई उसका एहसान है। वसीम की कॉल आई? नहीं। मैं सोफे पर बैठ गया। वो जल्दी से बेड से उठ गई। आप आराम कर लें, रात में भी कम सोए थे। नहीं, किसी का जागना लाजमी है। मैं जागूंगी, 2 घंटे सो ली हूँ, इतना काफ़ी है। उस वक्त 4:30 बज रहे थे। मैंने मुनासिब समझा कि कुछ देर आराम कर लूँ, मुझे 2 घंटे बाद उठा देना। मैंने पिस्तौल सादी के हवाले किया। कोई मसला हो तो उसे इस्तेमाल करना, मैं कर लूँगी। वो एतमाद से बोली और कमरे से बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गया। चंद मिनट बाद मैं सो गया था। इस बार नींद बहुत गहरी और बेख्वाब थी। मैं उस वक्त चौंका जब सादिया ने मुझे उठाया। उसका पुरसकून चेहरा देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। उठ जाएं, 2 घंटे हो गए हैं। सुमीत ने बाहर लॉन में चाय का इंतजाम किया है। मैं मुंह पर पानी मारकर बाहर आया। 6:45 बजे धूप तकरीबन खत्म हो गई थी और लॉन को पानी देने से एक नम और खुशगवार सी ठंडक का एहसास हो रहा था। यहाँ जदीद तरीन लॉन चेयर्स एक मार्बल टॉप टेबल के गिर्द रखी थी। शीला चाय के साथ पेश किए जाने वाले लवाजमा सजा रही थी। उसमें समोसे और कटलेट्स हैं। दोनों चीज़ें आलू की थी, इसलिए हमने बेफिक्र होकर खाई। चाय बहुत अच्छी बनी हुई थी। सादी और सुमीत इस दौरान में खासी बेतकल्लुफ़ हो गई थी। उन्होंने एक तरफ अपनी महफिल जमाई हुई थी। होशियार सिंह ने चाय के बाद कहा, आओ मैं तुम्हें अपना फार्म दिखाता हूँ। फार्म बंगले के साथ था। हम अकबी दरवाजे से बाहर आए तो दूर तक ज़मीन पर चावल की फसल लगी थी और अभी खेतों में पानी खड़ा था। मैंने पूछा, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, फिर पानी कहाँ से ले रहे हो? वो देख रहे हो? उसने मगरिब में दूर हवा में बुलंद होते सया धुएं की तरफ इशारा किया। हाँ, ये क्या है? कोई भट्टी काम कर रही है? नहीं, ये डीजल से चलने वाले बैका ट्यूबवेल है। यहाँ ढलान हमारी तरफ है, इसलिए जब हम ज़मीन से पानी निकालते हैं तो पाकिस्तान का पानी हमारी तरफ आता है। ये ट्यूबवेल 1 मिनट में 1000 गैलन पानी ज़मीन से खींचते हैं और ये पानी बहुत बड़े पाइपों की मदद से यहाँ ज़मीनों पर दिया जाता है। पाइप्स की मदद से ये पानी 100 मील दूर तक पहुँचाया जाता है। मैं दंग रह गया। ये इंकिशाफ था, कम से कम मेरे लिए तो इंकिशाफ था। मुमकिन है मेरे मुल्क के अरबाब इख्तियार वाकिफ़ हों, मगर जब उन्हें दरियाओं के पानी की चोरी की परवाह नहीं तो ट्यूबवेलों से पानी चुराने पर क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने कहा, क्या ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या मतलब? उसने हैरत से कहा, मुझे एहसास हुआ था कि मैंने पाकिस्तानी बनकर ही सवाल किया था। मतलब ये कि इस तरह किसी दूसरे देश का पानी हासिल करना ठीक है क्या? सही गलत तो सरकार जाने। जब से यहाँ दरिया का बहाव कम हुआ है, सरकार ने पानी देने के लिए ट्यूबवेल लगाए हैं, तब से पानी की कमी नहीं है। होशियार के पास कुल 15 एकड़ ज़मीन थी और वो उसका 1-1 इंच इस्तेमाल करा था। जदीद ज़राई आलात और बिजली की वजह से उसे सिर्फ 4 मुलाजमों की मदद दरकार थी। 10 साल से सिर्फ 3 बार मैंने एक फसल के लिए ज़मीन छोड़ी है। उसमें भी गौर फली लगाता हूँ, उससे ज़मीन फिर जरखेज़ हो जाती है और मुझे उसका अच्छा खासा हिस्सा मिल जाता है। होशियार सिंह पढ़ा लिखा था। उसने महकमा ज़राअत से कोर्स भी कर रखे थे, इसलिए वो काश्त के जदीद तरीक़े अपनाया हुआ था। उसके पास बेहतरीन घर और 2 गाड़ियाँ थीं। जीप वो अपने लिए इस्तेमाल करता था, जबकि ख़ानदान के साथ आने जाने के लिए उसके पास नए मॉडल की छोटी कार थी। हम टहलते हुए उसकी ज़मीन की आखिरी हद तक चले गए। यहाँ से वो मेगा ट्यूबवेल दिखाई दे रहे थे जो ज़मीन से पानी खींचकर आगे भेज रहे थे। उनकी तादाद कम से कम भी दर्जन थी। ये सरहद से कुछ फासले पर हर 100 गज के बाद लगे थे। होशियार ने कहा, ये 12 घंटे चलते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ये हर 100 गज के बाद इसी तरह लगे हैं। इन्हें ट्रकों से डीजल दिया जाता है। अचानक पैंट की जेब में मौजूद मोबाइल ने वाइब्रेशन दी तो मैंने चौंक कर होशियार की तरफ देखा और छोटी उंगली फिजा में बुलंद की।
پھر نزدیک موجود درختوں کی طرف چلا گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر پتا چلا کہ وہ انہی کاموں کے لیے مخصوص تھے جس کا بہانہ کر کے میں یہاں آیا تھا۔ میں نے موبائل نکالا، اس بار وسیم کی کال تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کام چل رہا ہے، ممکن ہے آج ہو جائے۔ کام پکا ہونا چاہیے، خطرہ کم سے کم ہو۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ ہاں، یہاں حالات بہتر ہیں۔ گڈ، میں پھر رابطہ کروں گا۔ میں موبائل رکھ کر واپس آیا تو ہوشیار اسی جگہ کھڑا تھا، لیکن وہ اپنی فصل کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کے ہاتھوں مارے جانے والی عورت کی لاش ان تینوں نے ٹھکانے لگا دی تھی، اور یہ کام انہوں نے اپنی گردن بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں اسے بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، اس طرح اس پر پریشر کم ہو جاتا۔ جب تک وہ اس خوف میں رہتا کوئی ایسی ہنسی حرکت سے گریز کرتا جس سے معاملہ پولیس کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے۔ اب تک اس کا رد عمل مطمئن کرنے والا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ڈیوڈ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ میں سعدی کو لے کر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ انتقاماً مقامی حکام کو میرے بارے میں بتا سکتا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ اسے میرے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں کہاں تھا۔ ڈیوڈ زیادہ سے زیادہ اس بازار تک پہنچ سکتا تھا جہاں فتیلے نے مجھے اور سعدی کو اتارا تھا۔ بازار بہت بڑا تھا، اور جس ہوٹل میں ہم رکے تھے وہ اس جگہ سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں بھی ہماری موجودگی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ جب تک وہ تینوں پولیس یا ڈیوڈ کے ہاتھ نہیں آتے ہماری نشاندہی مشکل تھی۔ اس کے باوجود میں 100% مطمئن نہیں تھا۔ دشمن کو کبھی بیوقوف یا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے میں ذہنی طور پر مستعد تھا۔ ہم واپس آئے تو سورج ڈوبنے کے بعد رہی سہی روشنی تاریکی میں بدل چکی تھی۔ سمید نے ہم سے معذرت کی کہ وہ سبزی خور تھے اور کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس میں مچھلی بھی شامل تھی، ہاں انڈے استعمال کرتے تھے، اور ڈنر میں انڈوں سے بنی ایک ڈش موجود تھی۔ یہ اصل میں انڈا بریانی تھی جو میں نے پہلی بار کھائی تھی۔ وہ لوگ جلدی کھانے کے عادی تھے، اس لیے 8:30 بجے کھانا میز پر لگا دیا گیا۔ جلد کھانے کے ساتھ وہ جلد سونے کے بھی عادی تھے، جیسا کہ گاؤں دیہات کا رواج ہے۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر چہل قدمی کی۔ میری کوشش تھی کہ ہوشیار زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ رہے۔ 10 بجے ہم اپنے کمروں میں آ گئے۔ وہ جلد سونے کے عادی تھے۔ میں نے سعدیہ سے کہا، ہم کمروں میں ہوں گے لیکن کوئی ایک جاگتا رہے گا، ابھی تم سو جاؤ، میں تمہیں صبح 4 بجے جگا دوں گا۔ ساتھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے مختصر شاور لیا اور ایک طرف صوفے پر اپنی جگہ بنا لی۔ یہاں اے سی نہیں تھا، اس لیے کمبل کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈنر کے بعد موسم اچانک ہبس آلود ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا بارش آنے والی تھی، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آئے گی۔ 12 بجے گرج چمک شروع ہوئی اور 10 منٹ بعد تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ اندر کی گرمی نکلی اور باہر سے خون کو نم ہوا اندر چلی آئی۔ شدید بارش کا سلسلہ کوئی آدھے گھنٹے جاری رہا، اس کے بعد شدت میں کمی آ گئی، مگر گرج چمک کا سلسلہ جاری تھا۔ میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ کمرے کی بڑی روشنیاں بند کر کے صرف ایک نیلگو روشنی والا نائٹ بلب آن کیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باہر کوئی گاڑی رکی ہے۔ ویسے تو آواز نہیں آئی، لیکن انجن بند کرنے سے پہلے اسے ریس دی جاتی ہے تو اس کی آواز آئی تھی۔ میں چوکننا ہو کر دروازے تک آیا۔ میں نے باہر جھانکا لیکن لاؤنج خالی تھا۔ ہوشیار کے گھر میں 4 بیڈ رومز تھے اور ان چاروں کے دروازے لاؤنج میں کھلتے تھے۔ لاؤنج گھر کے وسط میں تھا، مگر لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ہمارا کمرہ پورچ اور گیٹ کی طرف تھا، اس لیے میں نے آواز سن لی۔ خاصی دیر تک کوئی اور آہٹ نہ ہوئی تو میں دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے کال بیل بجی۔ بجانے والے نے نہایت بدتمیزی سے بیل پر انگلی رکھی ہوئی تھی اور تقریباً آدھے منٹ تک مسلسل بجاتا رہا۔ اندر سے ہوشیار پجامے اور بنیان میں افراتفری کے ساتھ برآمد ہوا۔ یقیناً اس کے ذہن میں بھی میری طرح خیال آیا ہوگا کہ پولیس آ گئی۔ میں پلٹا کہ بیگ سے شارٹ گن نکال لوں تو سعدی کو بیدار پایا۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بیگ کی طرف بڑھا کہ باہر سے ہوشیار سنگھ کی حیرت زدہ آواز آئی، اوہ سنگیتے تو؟ ہاں بھائی جی، 1 سال بعد ہی تو دیکھا ہے، کیا شکل بدل گئی جو پہچان نہیں رہے تھے؟ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ہوشیار ہے، تو میرا بھائی ہے، سنگیتے نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ ہوشیار سے بالکل مختلف اور صورت سے ہی جرائم پیشہ آدمی نظر آ رہا تھا۔ لہجے سے وہ بھی ہوشیار کی طرح پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ اپنے برا سے ملنے آیا ہوں۔ سنگیتے، تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تو جانتا ہے سب نے تجھ سے تعلق واسطہ ختم کر لیا ہے۔ سمید بھی پسند نہیں کرے گی۔ بھرجائی کو چھوڑ، اپنی بات کر۔ وہ بیچاری تو اور بھی بہت کچھ پسند نہیں کرے گی جو تو کرتا پھرتا ہے۔ آہستہ بول، کیا تو میرا گھر برباد کرنے آیا ہے؟ ہوشیار نے برہمی سے کہا، میں تیرا بھائی ہوں، دشمن نہیں۔ یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا 1 رات تیرے پاس رک جاؤں، صبح چلا جاؤں گا۔ تو جیل سے کب آیا؟ 2 ہفتے پہلے رہا ہوں۔ اس علاقے میں تو کہاں جا رہا تھا جو یہاں سے گزرا؟ ہوشیار کے لہجے میں شک تھا۔ بس جا رہا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہاں آیا ہے؟ کوئی گڑبڑ کر کے تو نہیں آیا کہ پیچھے پولیس بھی آ رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی جی، میں نے کہا نا بس 1 رات رکوں گا اور پھر ہم اپنی راہ لیں گے۔ ہم؟ اور کون ہے؟ ہوشیار کی چونکتی ہوئی آواز آئی، میرے 2 سجن بھی ہیں۔ اس نے کہا تو میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ سنگیتا سچ مچ کوئی غلط کام کر کے یہاں آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بھائی اسے برداشت نہیں کرے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ یہ بات ہوشیار نے بھی محسوس کر لی۔ سنگیتے، میں تجھے نہیں ٹھہرا سکتا، تو اپنے دوستوں کو لے کر اسی وقت نکل جا۔ چل نکل یہاں سے۔ اب میں نہیں جاؤں گا۔
संगीते ने कहा और आवाज दी, आ जाओ यारो, अपना ही घर है। संगीते, ये क्या कर रहा है? उन बदमाशों को अंदर बुला रहा है। होशियार ने बरहमी से कहा। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। ये कैसे मुमकिन था कि मैं कहीं जाऊं और वहां कोई मसला खड़ा ना हो? यहां भी मसला आ गया था। संगीता के दोनों आदमी अंदर आ गए और होशियार की आवाज बंद हो गई। मैंने झांक कर देखा, वो दोनों मुसल्ला थे। उन्होंने 2 अदद बैग उठा रखे थे। भाई जी, ये बदमाश नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो बन जाते हैं। बस एक रात की बात है, सुबह सवेरे हम चले जाएंगे। तुम लोग कोई वारदात करके आए हो? पुलिस से बचने के लिए यहाँ आए हो? होशियार ने डूबते लहजे में कहा। हाँ, उधर पुलिस सरगर्म है। एक आदमी ने जुबान खोली। वो तवील कामत और दुबली जिसामत का मालिक था। इस समय नाके लगाए हैं, सुबह तक खोल देंगे तो हम चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे मालूम है, बच्चे माता पिता के पास है, इधर बस भर जाएगी होगी। संगीता बोला, कुछ मेहमान भी हैं, मेरे कॉलेज के समय का दोस्त है, बीवी के साथ इधर आया हुआ है। होशियार ने आहिस्ता से कहा, उसकी खैर है, तुम बता देना कि भाई और उसके दोस्त हैं, कोई सामने नहीं आएगा, हम कमरे तक रहेंगे। उन लोगों के तेवर बता रहे थे कि अगर होशियार ने इनकार किया तो वो जबरदस्ती पर उतर आएंगे। तवील कामत के शाने से शॉटगन लटक रही थी। दूसरे ने अपनी तोंद के साथ बतलून की धंसी बेल्ट में भी पिस्तौल अटकाया हुआ था। संगीता खाली हाथ था, लेकिन लग रहा था कि उसके पास भी कोई ना कोई हथियार होगा। मजबूरन होशियार ने सर हिलाया। अपनी बात पर कायम रहना, कल सुबह यहाँ से चले जाना। ओ भाई जी, अंदर तो आने दो, अभी आए हैं नहीं और तुमने निकालने की बात शुरू कर दी। संगीता आगे बढ़ा तो होशियार ने रोका। इधर नहीं, यहाँ वो रुके हैं, तुम लोग उस कमरे में जाओ। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि अब वो आगे आते तो खुला दरवाजा देख सकते थे। मेरी तवज्जो का मरकज संगीता के साथियों के हाथों में मौजूद बैग थे। उन्होंने जिस तरह उठा रखे थे उससे जाहिर था कि उसमें खासा वजन है। वो बैगों में कपड़े और जरूरत का सामान तो लेकर घूमने वाले लोग नहीं थे। उन बैगों में यकीनन लूट का माल या कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए पुलिस उनके पीछे थी और इलाके को बाकायदा नाकों से बंद किया गया था। वो तीनों उस कमरे में चले गए। मैं पलटा तो सादी को पीछे खड़े पाया। शोभी, लग रहा मुसीबत आ गई है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। तो फिर क्या करें? पुलिस आ गई तो इनके साथ साथ हमें भी लेकर चली जाएगी। इसका बहुत ज्यादा इम्कान है, क्योंकि अगर पुलिस ने नाकाबंदी की है तो उनके हाथ ना आने की सूरत में वो घरों तक भी आ सकती है। यकीनन देखो ऐसा काम करके आए हैं जिसकी वजह से पुलिस बड़े पैमाने पर हरकत में आई है। शोभी, वसीम ने राब्ता किया फिर? नहीं, बस शाम को उसकी कॉल आई थी, तुम्हें बताया था। मैं वापस सोफे पर लेट गया। वो पूरी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि जब तक खतरा सिर्फ 10% तक ना हो, मैं तुम्हें लेकर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। वो तो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे। वो कैसे? जैसे हम इनसे चौंकिन्ना है, इसी तरह वो भी हमसे चौंकिन्ना होंगे। होशियार की बात अलग है, लेकिन उसका भाई हम पर एतबार नहीं करेगा। सादिया ठीक कह रही थी। वैसे भी उन लोगों के अंदाज से लग रहा था कि वो सिर्फ एक रात के लिए यहाँ नहीं आए थे। जब तक पुलिस उनकी तलाश में होती वो इसी जगह रहते, यहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं था। होशियार बहरहाल अपने भाई को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था। अगर वो यहीं रहते तो इसका पूरा इम्कान था कि जल्द या बदेर हमारी मुलाकात होती, और ये मुलाकात खुशगवार नहीं होती। वो 3 थे और मुसल्ला भी थे, फिर आदि जराइम पेशा थे। उनके लिए किसी पर हाथ उठाना या किसी को मार देना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं इंतजार करने के बजाय पहले ही क्यों ना कुछ कर गुजरूं। ये घोड़े के पहले फूंक मारने वाला केस भी हो सकता था। जल्द या बदेर वो इस नतीजे पर पहुंचते कि मामलात को अपने हाथ में लिया जाए, और तब वो असलहे के जोर पर हमें अरगमाल बना लेते। अगर मैं पहले कार्रवाई करता तब भी खतरा था कि वो मज़ाहमत करेंगे और यहाँ कुछ गोलियां चलेंगी। इस सूरत में पुलिस के आने का इम्कान बढ़ जाता। बेशक आसपास कोई घर नहीं था, लेकिन ये जगह वीरान भी नहीं थी, बड़ी सड़क के पास थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आ सकता था। मुझे खुद पर एतमाद था कि वो तीनों मेरे लिए मसला नहीं होंगे, मगर उन्हें काबू करके रखना आसान नहीं था। उससे दीगर कई मसाइल खड़े हो जाते। मैं सोच रहा था। सादिया दोबारा लेट गई। उसे वक्ती तशवीश हुई थी, वरना उसे भी यकीन था कि मैं इस चक्कर से निमट सकता हूँ। वो गुनूदगी में गई थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो जाग गई। ये कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। मैं दरवाजे तक आया। दस्तक बहुत हल्की थी। अगर हम जहनी तौर पर चौकिन्ना ना होते तो शायद सुनाई भी ना देती। फिर बाहर बारिश और बिजली की गरज चमक का शोर था। इम्कान यही था कि होशियार होगा। मैंने मुमकिन हद तक धीमी आवाज में पूछा, कौन? होशियार। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि उसको गन पॉइंट पर भी यहाँ लाया जा सकता था। मैंने पिस्तौल निकालकर हाथ पुष्ट पर किया और दरवाजा खोल दिया। होशियार तेजी से अंदर आया। सादिया ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। मैंने पूछा, ये क्या हरकत है? तुम इस तरह मुंह उठाए किस खुशी में अंदर आ रहे हो? आई एम सॉरी, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। हमसे क्या मुराद? मेरा मतलब हम दोनों। उसने घबरा कर कहा, क्योंकि मैंने जरा ऊंची आवाज में पूछा था। वाहिगुरु के लिए आवाज धीमी रखो, वो सुन ना ले। वो कौन? मेरा भाई और उसके साथी। मेरा उन लोगों से क्या ताल्लुक हो सकता है? होशियार ने सोचा और फिर मुझे पूरी बात बताने का फैसला किया, हालांकि मैं पहले से जानता था। उसने कहना शुरू किया,
मेरा छोटा भाई है संगीत सिंह, जवानी में गलत चक्करों में पड़ गया, जैसे तुम शादी के बाद गलत चक्करों में पड़ गए। मेरा ख्याल है हम ड्राइंग रूम में चलकर बात करते हैं। उसने सर हिलाया तो मैंने सादिया को इशारा किया कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। वो सर हिलाती हुई खड़ी हो गई। मैं और होशियार बाहर आए और दबे कदमों ड्राइंग रूम में आ गए। होशियार ने अंदर आते दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और मुझे मुमकिन हद तक दूर वाले हिस्से में लाकर बोला, उसने जुर्म करना शुरू कर दिए। 1 साल पहले वो पकड़ा गया। खुशकिस्मती से एक गवाह मुनहरिफ हो गया और उसे सिर्फ 6 महीने की सज़ा हुई। वो छूट आया और अब यहाँ है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मुझे शुबा है जी कि वो और उसके 2 साथी कहीं कोई वारदात करके आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में है और इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। हाँ, अब मेरा भी मसला बन रहा है, तुम्हारा मसला तो है ही। वो कह रहा है कि सुबह चला जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है वो यहाँ जमकर बैठ जाएगा। सामने की बात है, पुलिस इतनी जल्दी अपनी तलाश खत्म नहीं करेगी और ये यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी तो मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम मेरे दोस्त हो। सवाल ये है, अगर वो यहाँ रुके और पुलिस उन्हें तलाश करती आ गई तो वो इतनी शराफत से खुद को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। ये गोलियां चलाएंगे और मारा मारी होगी। मुमकिन है पुलिस से बचने के लिए ये तुम्हें और हमें अरगमाल बना लें। ये तो है। वो मुतफक्किर हो गया। ये मुकाबला करेंगे और गोलियां चलाएंगे तो जवाब में पुलिस फूल नहीं मारेगी और गोलियां सामने आने वाले को नहीं देखती। हम भी मारे जा सकते हैं। ये भी है जी। इस सूरत में हमें वो काम करना चाहिए जिससे मसला खामोशी से हल हो जाए। वो क्या? ये बताओ, तुम्हारे पास नींद की दवा है? बिल्कुल है। कुछ महीने पहले मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं लाया था। उसके बाद खुद नींद आने लगी तो उसका डब्बा वैसा का वैसा ही पड़ा है। ठीक है, उन्हें चाय में दवा मिलाकर दे दो। चाय इस समय? हाँ, तुम कह सकते हो कि फिक्र से तुम्हारी नींद उड़ गई और तुम अपने लिए चाय बना रहे थे तो सोचा उन तीनों के लिए भी बना दो। तुम उनके साथ चाय पीना ताकि उन्हें शक ना हो। दवा वाली? उससे तो मैं भी सो जाऊंगा। अपने लिए बगैर दवा वाली बनाना? तब ठीक है। तो ठीक है, तुम अमल करो। अगर वो सचमुच सो गए तो तुम उन्हें उठाकर चाय नहीं दोगे। मैं भी जाता हूँ, मेरे पास गोलियां हैं, पहले उन्हें पीस लेता हूँ। वो सचमुच होशियार था। शुक्र है उसे हरकत हमारे साथ करने का ख्याल नहीं आया, शायद इसलिए भी कि हमने शराफत से काम लिया था और उसकी मदद की थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला ही था कि सामने संगीत और उसके दोनों साथी दिखाई दिए। उनके चेहरों पर शक ही शक था। संगीत ने ठहरे हुए लहजे में कहा, भाई जी, दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? मैं खामोश खड़ा रहा। होशियार ने मुड़कर देखा तो उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। मैंने उसे आंखों आंखों में हौसला दिया। उसने इशारा समझ लिया और किसी कदर गर्म लहजे में बोला, तू कौन होता है मुझसे मेरे घर में सवाल करने वाला? नाराज क्यों होते हो यार? ऐसे ही पूछ लिया। मैं आगे आया। तुम तीनों साथ साथ रहते हो क्या हर वक्त? तवील कामत वाले ने घुराकर मेरी तरफ देखा और होशियार से कहा, अपने यार को समझा ले, हमारे मुंह न लग। मुंह लगने वाली बात भी नहीं है। बात करने से पहले आईने में मुंह देख लिया करो। मैंने कहा, लगता है तू इस तरह नहीं मानेगा। तवील कामत आगे आया था कि मैंने हाथ उठाकर कहा, यहाँ नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है, इसका नुकसान मेरा नुकसान है, बाहर चलते हैं। तोंद वाला खुश था और संगीत भी दिलचस्पी ले रहा था। ऐसा लग रहा था उनका दिलपसंद तमाशा होने वाला है। तवील कामत बोला, तुम खुद मुकाबले का कह रहे हो, बाद में रोना मत। मैं हाथ चलाते हुए ये नहीं सोचता कि आगे वाले के मुंह नाक का क्या होगा। ये क्या कर रहे हो? होशियार घबरा गया। मैंने उसका शाना थपका, तुम चिंता मत करो, हम जरा तबादला ख्याल करेंगे। ये कहकर मैंने बाहर का रुख किया। वो चारों भी पीछे थे। होशियार अपने भाई से कुछ कह रहा था मगर वो उसकी सुनने के मूड में नहीं था। अब वो होशियार हो गए थे और शायद दवा वाला हरबा काम न करता, इसलिए मैंने दूसरा तरीका सोचा था। हम बाहर आए जहाँ होशियार की जीप के साथ एक खटारा सी पुरानी कार खड़ी थी। वो लोग इसी में आए थे। उन्होंने चालाकी से काम लेते हुए गाड़ी भी अंदर खड़ी कर ली थी, इसलिए अब पोर्च में जगह नहीं थी। हम लॉन में आ गए। होशियार चुप था। उसने समझ लिया था कि इसकी कोई नहीं सुनेगा। संगीत और तोंद वाला जरा दूर खड़े हो गए और तवील कामत आगे आया। मैंने अनाड़ियों की तरह दोनों हाथ आगे किए। तवील कामत मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा लॉन लैम्प की पीली रोशनी में मजीद मकरू नजर आने लगा। मुझे कमजोर महसूस करके वो आगे आया और मैंने आधे मिनट में खेल खत्म कर दिया। उसके 2 बार नाकाम बनाकर मैंने पहले उसके पेट में मुक्का मारा। जब वो झुका तो उसके सर पर पिस्तौल का दस्ता रसीद किया। वो वहीं गिर गया। तोंद वाले का हाथ अपनी बेल्ट की तरफ गया कि मैंने पिस्तौल उसकी तरफ कर दिया। हाथ ऊपर और हरकत मत करना वरना। उसका हाथ रुक गया। फिर उसने हाथ ऊपर कर लिया। संगीत ने उसका साथ दिया। अब उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। वो मेरे पर पुर्जे उड़ते देखने के लिए आए थे और यहाँ अपना ही तमाशा बन गया था। हाथ गर्दन पर। उन्होंने हुक्म की तामील की। होशियार ने मेरे कहने पर उनकी तलाशी लेकर हथियार बरामद कर लिए। दोनों के पास पिस्तौल थे। निहत्था होने पर उनका रहा सा हौसला भी जवाब दे गया। संगीत बोला, भाई जी, हम यहाँ से चले जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं। मैंने कहा और होशियार से पूछा, कोई जगह है जहाँ इनको बंद किया जा सके तो सिर्फ इनकी आत्माएं वहां से निकल सके? बिल्कुल है। वो अकबी लॉन के साथ बनी कोठरी तक आया। ये औजार और फालतू सामान रखने की जगह थी। पुख्ता ईंटों से बनी उस कोठरी की छत भी पक्की थी। दरवाजा मोटे लोहे की चादर का था।
یہ انتظام شاید سامان کو چوروں سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور یہاں سے سچ مچ ان کی روحیں ہی نکل سکتی تھیں۔ ایسی ساری چیزیں ہم نے نکالی جن کی مدد سے وہ خود کو آزاد کرا سکتے تھے۔ پھر انہیں کوٹری میں دھکیل دیا۔ آرام سے بیٹھنا، ہنگامہ کیا تو اپنا نقصان خود کرو گے۔ بھائی جی تم اچھا نہیں کر رہے ہو، سنگیت نے بھائی کو دھمکایا۔ تو نے بہت اچھا کیا جو میرے گھر ان بدماشوں کو لے کر آ گیا۔ ہم صرف رکتے، تیرے کو نقصان نہیں کرتے۔ بکواس مت کر، یہ میرا دوست ہے۔ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے تیرے ساتھی اور تو کہتا ہے کہ میرا نقصان نہیں کر رہے تھے۔ ابھی پہلے معلوم کر لوں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، پھر تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ ہوشیار اندر سے ایک بڑا اور مضبوط تالا لایا اور اسے باہر ڈال دیا۔ ہم اندر آئے تو میں نے سعدیہ کو تسلی دی کہ حالات میرے قابو میں ہیں اور وہ سو جائے۔ پھر میں ہوشیار کے ساتھ اس کمرے میں آیا جہاں یہ تینوں رکے تھے۔ وہاں ان کے اضافی اسلحے کے ساتھ وہی دونوں بڑے بیگ بھی تھے۔ ہوشیار نے ایک بیگ کھولا اور میری توقع کے عین مطابق اس میں کرنسی نوٹوں کا ڈھیر نکلا۔ یہ سارے 1000 اور 500 والے نئے کرنسی نوٹ تھے جن پر بینک کی پٹی لگی تھی۔ ہوشیار گھبرا کر بولا، او واحگرو دی سو، کسی بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے؟ لگ تو ایسا ہی رہا۔ میں نے دوسرا بیگ کھولا، اس میں بھی اسی طرح کرنسی بھری تھی۔ دونوں بیگوں کا مشترکہ وزن کوئی 50 کلو تھا۔ ہوشیار نے گڈیاں گنی اور مجھے آگاہ کیا، 200 گڈیاں لاکھ والی اور 350,000 والی ہیں۔ 3.5 کروڑ روپے، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ پولیس لازمی چوکنا ہوگی، اتنی بڑی واردات ٹی وی پر لازمی آ رہی ہوگی۔ ہوشیار نے کہا تو ہم نے لاؤنج کا رخ کیا۔ اس نے ٹی وی آن کر کے مقامی نیوز چینل لگایا تو اس وقت اس پر یہی خبر چل رہی تھی، نامعلوم افراد نے امرتسر سے لدھیانہ آنے والے کیش آرمڈ ٹرک کو لوٹ لیا تھا۔ ڈاکوؤں نے ٹرک کے 4 محافظوں کا قتل کر دیا تھا اور اس میں موجود 3.5 کروڑ کی رقم لوٹ کر لے گئے تھے۔ یہ خبر دیکھتے ہوئے رات 2 بجے ہوشیار سنگھ کے 12 بج گئے۔ یہ تو ہتھیارے بھی ہیں۔ پولیس بہت سرگرمی سے ان کی تلاش میں ہوگی ہوشیار۔ یہ اچھی خبر ہے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر بہت سی باتوں سے دوران تفتیش پتہ چل جائے گا کہ ڈاکوؤں نے کہاں کا رخ کیا ہے۔ وہ سیدھی ادھر آئے گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اچھی بات ہے؟ وہ رو دینے والے لہجے میں بولا، میرا مطلب ہے وہ ناموں سے واقف نہیں ہے، ورنہ یہ پتہ چلانا کون سا مشکل ہوتا کہ سنگیت سنگھ کا بھائی ہوشیار سنگھ اسی علاقے میں رہتا ہے۔ لدھیانہ یہاں سے بہت دور ہے، اوپر اتنا بھی دور نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب ان کو چھپا کر رکھنا اور ضروری ہو گیا ہے۔ ان کے لیے چائے بناؤ، وہی دوا والی۔ شراب میں دے دوں، زیادہ اثر کرے گی، یہ بہتر رہے گا۔ اسی لمحے نشستگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سمیت ہوگی، وہ جاگ گئی ہوگی۔ ہوشیار باہر چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں دیسی شراب کی بوتل تھی۔ دوا پیس کر اس میں ملا دی ہے۔ ہم باہر آئے، کوٹری کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئے۔ طویل قامت کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ سر تھامے مجھے خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، ابھی تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، بس 1 دن کی بات ہے، پھر تم کو آزاد کر دوں گا۔ تم لوگوں نے آرم ٹرک کو لوٹا اور اس کے گارڈز کو مار دیا؟ ہوشیار نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس نے شراب کی بوتل سنگیت کی طرف اچھال دی۔ میں نے اندر آنے سے پہلے پستول نکال لیا تھا، اس لیے وہ شرافت کے دائرے میں تھے۔ سنگیت مشکوک لہجے میں بولا، تو شراب کیوں لایا ہے؟ بتایا تو ہے کہ تم لوگ 1 دن آرام سے رہو گے۔ شاباش، اب پینا شروع کر دو، اس میں زہر ہے۔ سنگیت کا شک زبان پر آ گیا۔ میں تم تینوں کو خالی ہاتھ سے بھی مار سکتا ہوں، تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 3 تک گنوں گا، اور اس کے بعد؟ میں نے پستول کو جنبش دی تو طویل قامت نے سنگیت سے بوتل لے کر منہ سے لگا لی۔ اسے ضرورت بھی تھی۔ اس نے ایک ہی بار میں 1/4 بوتل صاف کر دی۔ پھر گینڈے نے بوتل کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ سنگیت کو جب میں نے بجایا تو اس نے بھی بوتل منہ سے لگا لی۔ اس دوران میں طویل قامت جھومنے لگا تھا، مگر پہلے گینڈا لڑکا اور پھر طویل قامت گرا۔ آخر میں سنگیت نے مزید ایک گھونٹ لیا۔ انڈا غفل ہونے سے پہلے بوتل تقریباً خالی ہو گئی تھی۔ یہ گئے کم سے کم 10-12 گھنٹے کے لیے۔ ہوشیار نے بوتل اٹھاتے ہوئے کہا، کوئی دوا انسان کو 8 گھنٹے سے زیادہ دیر تک نہیں سلا سکتی۔ اس سے زیادہ دیر سونے میں انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہاں، یہ 10-12 گھنٹے تک کسی قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا۔ ہم باہر آئے اور ہوشیار نے تالا لگا دیا۔ ہم اندر آئے تو میں نے ہوشیار کا شانہ تھپکا، اب تم سو جاؤ۔ اور تم؟ میں جاگتا رہوں گا، پولیس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے۔ کیا خیال ہے یہ گاڑی کہیں اور نہ چھوڑ دیں؟ پیچھے کھڑی کر دیتے ہیں، باہر جانا خطرے والی بات ہوگی۔ مین روڈ پاس ہے اور اس پر پولیس موجود ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تب پیچھے کھڑی کر دو، بلکہ ابھی یہ کام کرو۔ ہوشیار چلا گیا۔ اس کا رویہ اب میرے ساتھ تقریباً نارمل ہو گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی مدد کرا تھا۔ رقم والے بیگ ابھی تک اسی کمرے میں پڑے تھے۔ ہوشیار آیا تو میں نے کہا، انہیں چھپانا ہے، صبح شیلا یا کوئی اور بندہ نہ جانے کہ یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ گھر میں ایک اسٹور تھا مگر وہ کھلا تھا، اس لیے ہوشیار کے کمرے کے باتھ روم کے اوپر والی 2 چھتی سے کام لیا گیا۔ ہم نے اسلحہ بھی بیگوں میں ڈال دیا اور انہیں 2 چھتی پر سامان کے پیچھے رکھ دیا۔ سمیت جان گئی تھی اور ہراساں تھی، مگر وہ ہوشیار کا مسئلہ تھی، وہ اسے سنبھال لیتا۔ اس نے گاڑی پیچھے ملازموں کے مکانات کے ساتھ ٹریکٹر اور دوسری مشینری کے شیڈ میں کھڑی کر دی۔ میں نے سمیت سے کہا، بھرجائی، اگر مشکل نہ ہو تو میرے لیے 1 کپ چائے بنا دیں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، کیسی باتیں کرتے ہیں بھیا، آپ نے تو ہمیں ڈاکوؤں سے بچایا ہے،
आपकी सेवा तो धर्म है। सुमित चाय बहुत अच्छी बनाती थी, उसके पास पत्ती भी आला दर्जे की थी। मैं वहीं लाउंज में बैठ गया, होशियार कमरे में था। सुमित मुझे चाय देकर बोली, भाई जी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लेना, अब ये तुम्हारा अपना ही घर है। शुक्रिया बहन। वो अंदर चली गई। बाहर गरज चमक रुक गई थी, मगर बारिश वाला मौसम हो रहा था। मैं 5 बजे तक वहां रहा, फिर कमरे में आया और सादिया को जगाकर सो गया। वो कमरे से ही आस पास नजर रख सकती थी। उसने मुझे 9 बजे जगाया। खुद वो मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर चुकी थी। उठ जा शोभी, नाश्ता कर ले। कोई तब्दीली तो नहीं आई? नहीं, होशियार भी सो रहा है। मैं और सुमित बातें कर रहे थे। मैंने मोबाइल चेक किए, उन पर कॉल नहीं आई थी। मेरा अंदाजा था कि अब वसीम उसी वक्त कॉल करता जब वो हमारे लिए बंदोबस्त कर लेता, या फिर नहीं कर पाता और हमें कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ता। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि वो इंतजाम कर ले और हम यहीं से सरहद पार कर जाएं। मैंने मुंह हाथ धोने के बजाय गुस्ल किया और अपने जख्मों का जायजा लिया जो तकरीबन भर चुके थे। रात मैंने जागते रहने के ख्याल से कम खाया था, इसलिए अब भूख लग रही थी। नाश्ते में देसी अंडे और पराठे थे, साथ सूजी का हलवा और लस्सी थी। मैंने नाश्ते से भरपूर इंसाफ किया। सुमित ताज़ा पराठे बना रही थी। इसी दौरान में होशियार भी आकर नाश्ते में शामिल हो गया। उसने कहा, मैं कुछ देर पहले गया था, वो बेसुध पड़े हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अगर उनमें से किसी को होश आ गया होता तो तुम मुश्किल में पड़ जाते। मैं सिर्फ नाम का ही होशियार नहीं हूँ, पिस्तौल लेकर गया था। उसने फखरिया लहजे में कहा, ये बताओ इन लोगों को पुलिस के हवाले करने का हौसला रखते हो, खासतौर से जब उनमें तुम्हारा भाई भी शामिल है? मुश्किल है, अगर संगीत न होता तो मैं ऐसा कर गुजरता। दूसरी सूरत में क्या ये तुम्हें बख्श देंगे, कल रात इनके साथ जो हुआ? इस बार होशियार का रंग उड़ गया। नेवाला उसके हलक में फंस गया, जिसे उसने जल्दी से लस्सी से नीचे उतारा। वो मुश्किल में पड़ गया। जो सोचना है जल्दी सोच लो, मेरे पास समय नहीं है, शायद हमें भी जल्द जाना पड़े। मैं सोचता हूँ जी, उसने बेचारगी से कहा। गालिबन ये उसके बस से बाहर था। मैं नाश्ता खत्म कर रहा था कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैंने उठते हुए कहा, मैं वॉशरूम से आता हूँ। वॉशरूम आकर मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ वसीम था। उसने बिला तमीद कहा, सिया लिबास का बंदोबस्त कर लें, जूते ऐसे हों कि कच्ची और नहमवार जमीन पर तेजी से हरकत कर सकें और सर से पांव तक स्याह रंग के सिवा कुछ ना हो। ओके, मैं करता हूँ। ये काम आज रात तक कर लें, और हाँ, नाइट विजन भी हो। वो हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बस तो काम बन गया। तीसरे, आपको ये मोबाइल भी साथ रखना होगा, हैंड फ्री के साथ रहनुमाई के लिए। इसे पूरी तरह चार्ज होना चाहिए। हो जाएगा, वरना मैं कोई लंबी चार्जिंग वाला सेट ले लूंगा। आज रात तैयार रहिएगा, मैं शाम के वक्त रब्ता करूंगा। मैं हाथ धोकर आया तो सादी सरापा इंतजार बनी हुई थी। वो समझ गई थी कि मुझे कॉल आई थी। मैंने आंख से इशारा किया कि जरा सब्र करे और होशियार से कहा, हमें कुछ कपड़े चाहिए, यहाँ से मिल सकते हैं? यहाँ तो मुश्किल है, उधर फिरोजपुर जाना पड़ेगा। वहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ कपड़े मिल जाते हैं। बस तभी चलते हैं। अभी उनको छोड़कर? वो आराम से पड़े हैं और कोठरी से बाहर नहीं आ सकते। हम 1 घंटे से भी कम वक्त में वापस आ जाएंगे। मैंने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। मैं सादिया के साथ कमरे में आया और उसे मुख्तसरन वसीम से होने वाली गुफ्तगू सुनाई। उसका चेहरा चमक उठा था कि हम आज रात ही वापस जा रहे थे। मैं सामान लेने जा रहा हूँ, तुम होशियार रहना और किसी मुश्किल सूरत हाल में पिस्तौल के इस्तेमाल से हिचकिचाना मत। आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगी, उसने एतमाद से कहा।